पिछले क्लास से कोई डाउट? कल तो बस लिखे हैं सर। आज भी लिखेंगे सर। कल तो लिखे हैं, आज भी लिखेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा जो है, आज बेसिकली हमको 3 चैप्टर कवर कर रहे हैं। आखिरी के तो जो 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, बोथ द चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट क्या, मतलब एम्प्लॉयमेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं। पहला तो जो चैप्टर नंबर 13 है उसका हेडिंग ये देते हैं आपका, उन्होंने बोला एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। और जो चैप्टर नंबर 14 है उसका नाम इन्होंने रखा है लेबर इन एआई एरा, मतलब दोनों एम्प्लॉयमेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो हमको ये समझना ये है कि अगर जैसे, चलो एक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि इंडिया 2047 में 2047 तक इसको अगर विकसित देश बनना है तो क्या क्या गोल होने चाहिए। आप डेवलप्ड नेशन कब कहलाएंगे, बताइए क्या क्या होगा तभी आप डेवलप्ड नेशन कहलाएंगे, एक विकसित देश कहलाएंगे। अगर इंडिया 2047 की हम बात करते हैं तो आप विकसित भारत में क्या क्या देखते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, यानी कि एक इकोनॉमिकली स्टेबल होना चाहिए। और पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी कम होनी चाहिए। देखो पॉवर्टी तो रहेगी लेकिन कम। एसडीजी गोल्स ठीक है, ठीक है, तो एसडीजी के अंडर ये पॉवर्टी ये अब सब आ जाएगा, ठीक है। बेसिक मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप लोगों की तरफ से कि हमारा जो, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप किसी व्यक्ति को या किसी देश को डेवलप कब मानते हैं, उसके यहाँ क्या क्या देखते हैं, उस देश में ऐसा क्या क्या देखते हैं उसको डेवलप मानते हैं? टर्सरी, इकोनॉमिक ग्रोथ, और क्या? एडुकेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी जरूरी है, ये जरूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ और क्या, सोशल फैक्टर है जो हमारे सामाजिक चीजें हैं उनमें भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, तभी भारत एक विकसित देश कहलाएगा। ऐसे नहीं कि इकोनॉमी बढ़ गई लेकिन अभी भी साक्षरता दर कम है, हेल्थ के सिचुएशन में कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है। भाई बेसिकली आप देखोगे इकोनॉमी के बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या रहता है, क्या इंप्रूव करना है हमको, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है। इकोनॉमी के साथ साथ भाई मैंने क्या, आप अगर क्लासेस अटेंड किए होंगे तो क्या, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है? ग्रोथ मतलब क्या है, क्वांटिटेटिव, और डेवलपमेंट मतलब होलिस्टिक, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। तो अभी हमने जितना तक पढ़ा, हमने तो डेटा पढ़ा, सारे क्षेत्र का पढ़ा, लेकिन सोशल सेक्टर के बारे में हमने बात नहीं की। तो इंडिया 2024 में अगर डेवलप बनना है तो उसको इंक्लूसिविटी यानी कि समावेशी विकास भी लाना पड़ेगा। उसके लिए अपने सोशल फैक्टर पे भी उसको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। सोशल फैक्टर्स पे पहला हमारा कौन सा हो जाएगा, एडुकेशन। चलिए, एडुकेशन यानी शिक्षा। दूसरा हेल्थ, स्वास्थ्य। तीसरा एम्प्लॉयमेंट। एक प्रकार से देखोगे ये तीनों चीजें ही आपका क्या है, यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट में आपका काम आती है। भाई अगर हेल्थ अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट अच्छा है,
आपके पास ज्ञान है, आपके पास स्वास्थ्य है और आपके पास पैसा है, तो आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हैं। आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऑटोमेटिकली बढ़ाएंगे। और किसी चीज़ की कमी, अगर सोशल फैक्टर में, सोशल पहलू में देखेंगे तो इन 3 चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बेसिकली इन 3 चीज़ों में सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो इकोनॉमी सर्वे ने भी अपने चैप्टर नंबर 11 यानी कि 11वें अध्याय में सोशल सेक्टर के बारे में बात किया है, सामाजिक क्षेत्र के बारे में बात किया है। तो हेड डाल लेंगे चैप्टर नंबर 11 सोशल सेक्टर, चैप्टर नंबर 11 सोशल सेक्टर। सामाजिक क्षेत्र, ठीक। तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हमको क्या देखना है, एजुकेशन, हेल्थ और आपका एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्होंने क्या किया, बेसिकली सोशल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्होंने 2 चैप्टर अलग से बना दिए, एक तो आपका लेबर एम्प्लॉयमेंट वाला और एक लेबर इन एआई एरा। लेकिन इस चैप्टर में इन्होंने 3 चीज़ों पर फोकस किया सोशल सेक्टर में। पहला एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के बारे में बात किया। दूसरा हेल्थ के बारे में बात किया। और तीसरा जो इन्होंने बात किया कि ये जो हेल्थ होने के बाद, हेल्थ और एजुकेशन ठीक है, अच्छी बात है। तीसरा जो इन्होंने बात किया वो बात किया आपका रूरल इकोनॉमी यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में, कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यानी कि जो रूरल एरिया है वहां पे अपलिफ्टमेंट कैसा हो रहा है। क्लियर। तो एक बात बताइए, ये जो क्षेत्र है, चलिए एजुकेशन, हेल्थ, इन सारे क्षेत्रों से क्या होगा, गवर्नमेंट पैसा कमाएगा या पैसा उसमें डालेगा? गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा। गवर्नमेंट क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो ये गवर्नमेंट का आय होना चाहिए या व्यय होना चाहिए? व्यय। तो टॉपिक डाल देंगे, पहला पॉइंट, पार्ट नंबर 1 डाल देंगे, ट्रेंड ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी कि व्यय का जो प्रवृत्ति था सोशल यानी कि आपके सामाजिक क्षेत्र को, पहले लिख लेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी कि सरकारी खर्च, जो आपका सामाजिक सेवा यानी कि जो सोशल सेक्टर, सोशल सर्विस में हुआ है, लिख लेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितना था, 23.3%। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितना था, 23.3%, जो बढ़कर कितना हो गया है फाइनेंशियल 25 में 26.2%। फाइनेंशियल 25 में कितना हो गया, 26.5%, नहीं 5 नहीं 2%। ये क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। उसके बाद लिख लेंगे अगर आप देखेंगे तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो 15% से बढ़ा, लिख लेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 15% से बढ़ा है। और इन्हीं के साइड में ब्रैकेट में लिख लेंगे खर्च, लिख लेंगे कितने हुए हैं, 14.8 लाख करोड़ रुपए, 14.8 लाख करोड़ रुपए। और इसमें हुआ है 25.7 लाख करोड़ रुपए। फाइनेंशियल 2025 में 25.7 लाख करोड़ रुपए। मतलब आप देखोगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रहा है, गवर्नमेंट खर्च कर रहा है इन सारी चीजों पे, जो कि अच्छी बात है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद एजुकेशनल सेक्टर में इसकी स्पेंडिंग कैसी रही, एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में
फाइनेंशियल ईयर 2021 वही फाइनेंशियल ईयर 2025 लिखेंगे डेटा। फाइनेंशियल 2021 में 5.8 लाख करोड़ रुपीस, 5.8 लाख करोड़ रुपए, और फाइनेंशियल 2025 में 9.2 लाख करोड़ रुपीस, 9.2 लाख करोड़ रुपए, 5.8 लाख करोड़ और इसमें 9.2 लाख करोड़। हेल्थ के सेक्टर में लिख लेंगे, हेल्थ में भी वही लिख लेंगे। फाइनेंशियल 2021 में हेल्थ में 3.2 लाख करोड़ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में फाइनेंशियल ईयर 2021 और फाइनेंशियल ईयर 2025 लिख लेंगे। फाइनेंशियल 21 में 3.2 लाख करोड़, 3.2 लाख करोड़ रुपए, और फाइनेंशियल 2025 में 6.1 लाख करोड़, 6.1 लाख करोड़। क्या हो गया? ये आपका क्या है? ट्रेंड चल रहा है किसका? एक्सपेंडिचर का। ये डेटा है। अब इसी डेटा में उन्होंने नीचे बताया कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, इसी में ही आगे कंटिन्यू करेंगे। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यानी कि मासिक प्रति व्यक्ति व्यय, प्रति व्यक्ति व्यय, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मतलब कोई व्यक्ति इन सारे चीजों में कितना खर्च कर रहा है हर महीने। तो अर्बन का अलग दिया यानी कि शहरी क्षेत्र में, और रूरल एरिया में अलग डेटा दिया। तो अर्बन एरिया में लिखेंगे कितना? 6,996 रुपए प्रति माह, 6,996 रुपए प्रति माह। और रूरल एरिया में इससे ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे बेसिकली। तो लिखेंगे 4,122 रुपए। मतलब बेसिकली रूरल एरिया में कम ही करेंगे। हेल्थ और अपना ये एजुकेशन के लिए ज़्यादा खर्च नहीं करते, कम खर्च करते हैं, लेकिन अर्बन एरिया में ज़्यादा करते हैं। इन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि फाइनेंशियल बोलता हूँ, सन 2011 और 12 मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप रेशियो था, जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं गैप रेशियो था 2011 और 12 में। 2011 और 12 में अगर 2011 और 12 की बात करें तो ये जो गैप था लगभग 84% का गैप था दोनों के बीच में। लेकिन फिर बाद में ये देखा गया कि रूरल और अर्बन एरिया में 2023 और 24 में ये देखा गया कि ये गैप घटकर 70% हो गया। यानी कि धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि रूरल और अर्बन एरिया में लोग जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं इन सारी चीज़ों में खर्च करना अच्छी बात है कि भाई अपना स्वास्थ्य और अपने किसके लिए, शिक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये देखा गया कि रूरल एरिया में क्या है, धीरे धीरे क्या हुआ है, खर्च करने की प्रवृत्ति इन सारी चीज़ों पे बढ़ी है। इसीलिए गैप क्या हुआ है, कम हुआ है। इसीलिए गैप क्या हुआ, कम हुआ है। और इसमें इन्होंने दो स्कीम्स को, इकोनॉमी सर्वे में 2 स्कीम्स को इसका क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो क्रेडिट दिया कि ये जो आपका जो दोनों के बीच का गैप है वो कम हुआ है। किनके कारण? पहला तो रूरल एरिया में पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के चलते उनको क्या बेहतर अनाज मिल रहा है, तो वो पैसा बच रहा है। और दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये दोनों योजनाओं को उन्होंने थोड़ा सा क्रेडिट दिया कि भाई इनके कारण रूरल हाउस होल्ड में लोगों के पास पैसे बचे हैं, जिसके कारण वो इन सारी चीज़ों में खर्च कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो इन सारी चीज़ों पे खर्च कर पा रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि सोशल सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर का ट्रेंड है वो क्या चल रहा है, प्रवृत्तियाँ कैसी चल रही है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना, कल ही हम लोग बात किए उसके बारे में। वो
अब ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। ही इंट्रोडक्शन क्या होगा कि क्या चल रहा है, खर्च कितना कर रहे हैं, क्या है गवर्नमेंट का डेटा। अब देखेंगे एजुकेशन सेक्टर में अगला जो पार्ट है, पार्ट 2, वो है एजुकेशन के बारे में, यानी कि शिक्षा के बारे में। आप लोग एजुकेशन बोलते हो एडुकेशन बोलते हैं? एजुकेशन की एडुकेशन? एजुकेशन। मेरे को बहुत डांट पड़ा था एक बार इसके लिए, एजुकेशन में एडुकेशन होता है, ठीक है एडुकेशन बोलूँगा। एक बार हमारी मैडम थी, मैं 8th क्लास में था, बोलती है सबको कि एप्पल का स्पेलिंग बताओ। 8th, हाँ 8th 9th या 8th में थे। इंग्लिश की नई टीचर आई थी तो बोलती है कि बताओ एप्पल का स्पेलिंग। तो सब लोग खड़े होके APPLE गलत है। मैं बोला ये तो हम बचपन से यही सीखते आ रहे हैं APPLE। तो फिर उसका मेरे को याद आया ना, कोई सीनियर मेरे को बोले थे कि ना डबल कभी आता नहीं है इंग्लिश में, जब भी हम स्पेलिंग करते हैं ना तो सिंगल सिंगल लेते हैं। तो मैं खड़े होके APPLE बोल दिया तो सारा क्लास हंस पड़ा, लेकिन मैडम मेरे को बैठा दी और बाकी लोग खड़े होकर सुना दी। मैं बोला वाह। मतलब यही है कि ना अब हमको बचपन से जहाँ चल रहा है वैसे ही सीखेंगे ना भाई। अब बाद में बोलो कि आप डबल नहीं बोल सकते, आप एजुकेशन नहीं एडुकेशन बोलो, ठीक है। शेड्यूल नहीं स्केड्यूल बोलो, ठीक है भाई। आप केमिस्ट्री को CHEM को कैम पढ़ सकते हो, चैम क्यों नहीं पढ़ सकते, केमिस्ट्री क्यों नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें तो एडुकेशन, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन मेरा भी चेंज हो गया एडुकेशन लेके। बाकी हिंदी में तो क्या है, शिक्षा, शिक्षा ही शिक्षा रहेगा। तो एडुकेशन के क्षेत्र में इकोनॉमी सर्वे में थोड़ा सा इन्होंने बात किया कि क्या है। तो इन्होंने बताया कि करेंटली हमारे देश में सरकारी वो में देखो, एडुकेशन की बात करें तो एडुकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 3 फैक्टर, 3 चीजें। कौन कौन सी? 3 एलिमेंट चाहिए एजुकेशन के लिए। पहला तो स्कूल यानी कि विद्यालय, और दूसरा टीचर, टीचर रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे, शिक्षक, और तीसरा एलिमेंट स्टूडेंट। वही नहीं रहेंगे तो कौन पढ़ेगा? तो आखिरी वाला कौन? विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट। तो उन्होंने डेटा दिया कि कितने विद्यालय, कितने शिक्षक और कितने छात्र हैं हमारे यहाँ अभी करेंटली। तो तकरीबन 14.72 लाख स्कूल अभी ऑपरेटिव है। 14.72 लाख क्या स्कूल, जहां पर कितने टीचर हैं? लगभग 98 लाख शिक्षक हैं। हाँ, ये गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिला के। ठीक, स्टूडेंट के बारे में बात की तो कितना है स्टूडेंट, कितने होने चाहिए? लगभग अनुमान लगाओ कितने हैं? 7 करोड़। कितने होने चाहिए लगभग? 24.8 करोड़। ये तो ज्यादा हो गया। लाख लिखते तो फिर बोलते सर आप तो टीचर से कम तो बच्चे हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट कितने हैं? 24 करोड़। ठीक, इसके बाद गवर्नमेंट ने एजुकेशन का सेक्टर किया, हाँ स्कूल एजुकेशन, ठीक। गवर्नमेंट ने इनरोलिंग परसेंटेज बताया कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में इनरोल मतलब समझते कितने बच्चे क्या ले रहे हैं, भर्ती ले रहे हैं आप, मतलब उसमें नामांकन मतलब वो ले रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल में 50% इनरोलमेंट है और प्राइवेट स्कूल में 32% इनरोलमेंट है। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में अगर हम स्कूल्स की बात करें
तो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल इसमें कितना है आपका 50% का इनरोलमेंट रेट है, और यहाँ 32.6% का क्या है इनरोलमेंट रेट है प्राइवेट स्कूल्स में। वहीं पे अगर हम बात करें ड्रॉप आउट की, ड्रॉप आउट रेट मतलब क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे मतलब एक जैसे मैंने 9th क्लास में एडमिशन लिया, पूरा 9th क्लास कंप्लीट किए बिना ही मैंने 9th क्लास को छोड़ दिया बीच में ही, तो वो मेरा ड्रॉप आउट हो गया। तो ड्रॉप आउट रेट इसमें बताया, तो स्कूल कितने में भाग में बांटा, एक तो प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी में पहले प्राइमरी, फिर अपर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, यानी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और आपका माध्यमिक लिखेंगे। इसका डेटा कहाँ गया भाई, लिखेंगे प्राथमिक में 1.9% ड्रॉप आउट दर है, उच्च प्राथमिक में 5.2% का ड्रॉप आउट रेट है, और माध्यमिक में 14.1%, यानी कि प्राइमरी में 1.9%, अपर प्राइमरी यानी कि उच्च प्राथमिक में कितना 5.2, और इसमें 14.1% का क्या है आपका ड्रॉप आउट रेट है। हाँ, मिडिल के लिए क्या, ठीक है। कुछ स्कीम्स के बारे में इन्होंने बताया, लिख लेंगे स्कीम्स के बारे में, स्कीम्स लिख लेंगे, नाम लिख लेंगे बस। कुछ स्कीम्स हैं जिसके चलते एजुकेशन सेक्टर थोड़ा सा बढ़ा है। पहला लिख लेंगे समग्र शिक्षा अभियान, दूसरा विद्या प्रवेश, तीसरा पीएम श्री, चौथा पीएम पोषण, पांचवा दीक्षा, और उसके बाद आपका आखिरी उल्लास। उल्लास 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 ULLAS उल्लास। हाँ वही डबल ULLAS उल्लास। फिर निपुण भारत लिखेंगे, निपुण भारत, निपुण भारत ब्रैकेट में लिख लेंगे 2026-27 तक भारत में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने के लिए टू इंश्योर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकेसी FNL जिसको बोलते हैं इन इंडिया बाय 2026 and 27। ठीक, एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है कि आप एडुकेटेड होंगे तभी आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। बोलते हैं कि अगर एक व्यक्ति भी पढ़ लेता है तो आने वाले 7 पुश्तें क्या हो जाती है, पढ़ लेती है। वो सत्य है, सीधी सी बात है भाई। मेरे मम्मी पापा पढ़ लिखे तभी उन्होंने इतना शिक्षा दिया। अभी मैं पढ़ा हूँ तो मैं सोचूंगा कि मेरा बच्चा और अच्छा पढ़े, उसके बच्चे सोचेंगे कि और वो अच्छा जाए। मेरे को रायपुर तक भेजे, बिलासपुर तक भेजे, वो बोलेंगे तो दिल्ली जा, और मैं अपने बच्चों को दिल्ली तक जा, फिर वो बोलेगा तो तू हार्वर्ड तक जा। फिर वैसे वो करते, स्पेस में नहीं है कोई सा यूनिवर्सिटी में। मतलब क्या है, आप अपने आप को और क्या वो करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन और पढ़े लिखे। तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो पिछले कुछ वर्षों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ कि पॉलिसी क्या, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ एडेप्टेड है कि क्या जो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो ग्लोबल लेवल पे जो बाकी बच्चे उनके साथ compete कर सकते हैं, हाँ कि ना। इसका चर्चा तो चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी तो भाई
एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इवन न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं कि भाई आपको तो अपना लोग का बोलते हैं, एक आपका मदर टंग जो है उसको भी आपको उसमें भी वो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स हैं जो अभी तक उसको अप्लाई नहीं करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अभी तक फॉलो नहीं करते हैं। ग्राउंड रियलिटी तो यही है, लेकिन वहाँ तो है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, लिख लेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो है जो 2020 में आई थी, इन्होंने एम किया है कि 100% तक इन्होंने लक्ष्य रखा है 100% तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अचीव करना है 2030 तक। ये मैंने ड्रॉप आउट रेशियो बताया था ना, इनरोलमेंट थोड़ी ना बताया था। नहीं, वो तो गवर्नमेंट और प्राइवेट। इसमें इन्होंने इनरोलमेंट रेशियो के बारे में बताया है 2030 तक, 30 तक 100%। और अभी जो है आपका लिखेंगे प्राइमरी सेक्टर में अभी जो इनरोलमेंट है वो है 93%, 93% इनरोलमेंट रेशियो 93%। फिर आपका अपर प्राइमरी में 77.4%, और आपका सेकेंडरी लेवल पे क्या है आपका 56.2%। अगर आप एक चीज नोटिस करते जाएंगे तो इनरोलमेंट रेशियो घटते जा रहा है, ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ता जा रहा है। अरे बंद हो जाना भैया, ठीक है। तो यूनिवर्सली ये प्रॉब्लम है कि भाई बच्चे मतलब प्राइमरी में ठीक है जाते हैं, धीरे धीरे ड्रॉप आउट होते जा रहे हैं। तो इस गैप को फिल करना है। वाई नॉट 93 के बाद वापस से 93 हो और 93 के बाद यहाँ भी 93 हो, तभी तो 100% आप अटेन कर पाएंगे जो आपने अचीवमेंट रखा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये एक टास्क बन गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने ये भी बोल दिया कि भैया हमारा लक्ष्य है कि हम 2020 तक के हमको क्या करना है, अटेन करना है 100% इनरोलमेंट रेशियो। ठीक, यहाँ पे इन्होंने तीन आपके पॉलिसीज के बारे में थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर थोड़ा बात किया है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला लिख लेंगे, पहला तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें पॉइंट नंबर वर्ड डाल देना न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। दूसरा लिखेंगे नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, हिंदी में लिखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य कार्यक्रम। इंग्लिश में लिखेंगे नेशनल करिकुलम करिकुलम फॉर अर्ली childhood is care and education 2024, जिसका उन्होंने नाम दिया है आधारशिला। क्या नाम दिया है? आधारशिला। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या है इनका मकसद आधारशिला लाने के बाद?
क्या है इनका मकसद, या आधारशिला के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? आप में से कितने लोग आंगनबाड़ी गए हैं? बचपन में आंगनबाड़ी नहीं गए? बचपन में आंगनबाड़ी गए? तो लगभग लगभग इनका कहना यह है, जो हमारा आंगनबाड़ी है जहाँ क्या मिलता है? खाना। बेसिकली इनका कहने का ये है, मतलब आधारशिला इनका प्रोजेक्ट ये बोलता है, ये जो करिकुलम है, हमारे जो देश में 14 लाख आंगनबाड़ी है। कितने हैं? 14 लाख आंगनबाड़ी है भाई। दिस इज द बेसिक प्लेस वेयर द बच्चा विल गो एंड लर्न अबाउट द लाइफ एंड एवरीथिंग। लिटरेसी भाई सब कुछ यहीं से शुरू होगा। मतलब एक छोटे से बच्चे के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है आंगनबाड़ी। तो उनका कहने का ये है कि ये जो 14 लाख आंगनबाड़ी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसके साथ मिलकर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं, ये जो 14 लाख आंगनबाड़ी है इनको किस में चेंज किया जाए? प्री स्कूल में। क्या में? प्री स्कूल में। अभी सुनते होंगे ना प्री स्कूल, स्कूलों में प्री स्कूल होता है। वो भाई वो आजकल वो क्या, हाँ प्ले स्कूल का जो कॉन्सेप्ट ही है, मतलब हाँ किंडर गार्डन वाला। सिंचन उंचन देखोगे तो पता होगा, किंडर गार्डन जाता था सिंचन। तो वैसे ही इनको किस में कन्वर्ट करना? प्ले स्कूल में। क्योंकि आप देखोगे आंगनवाड़ी बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है? आंगनवाड़ी बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है भाई? ये तो सबसे पहली बात, आप खाना बोल रहे थे, खाना ठीक है, खाने के रूप में क्या देता है? ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है ना। इवन दे हेल्प द प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो। प्रेग्नेंट, अरे यार प्रेग्नेंट वुमेन, हाँ कि ना। और कहीं ना कहीं 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को क्या करता है? ये हेल्प करता है। क्या? हमारा आंगनबाड़ी। तो उनका टारगेट एरिया क्या है? ये जो 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं, 3 से 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या करना? इस आंगनबाड़ी को एक प्ले स्कूल में बदलना, जहां पर वो क्या कर सके? सीख सके। किसके जरिए? खेल के जरिए। प्ले बेस्ड एजुकेशन, मतलब खेलते खेलते सीखना। तो इन्होंने कम से कम 130 ऐसे एक्टिविटीज़ के बारे में बात किया है जहाँ पे हम बच्चों के लिए एक फाउंडेशन रख सके कि भाई जो 3 साल से 6 साल के बच्चे हैं उनको बेसिकली उनको लिटरेट कर सके और उनको मतलब साक्षर कर सके। और जो मैंने क्या बोला, संख्यात्मक यानी कि जो न्यूमेरिकेसी है उसमें क्या हो सके, बच्चे सीख सके। कहाँ? आंगनबाड़ी में ही। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे। तो उनका टारगेट क्या है? इनका वुमेन डेवलप चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या है कि इसको चेंज करना। तो क्या बोला कि उन्होंने क्या नाम दिया उसको? आधारशिला। क्या नाम दिया? आधारशिला। अब इसके बाद एक और इन्होंने बात किया है, लिख लेंगे इसका ऑब्जेक्टिव, लिख लेंगे ना, ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे। इसका वो उद्देश्य क्या है? बुनियादी साक्षरता व संख्यात्मकता को बढ़ाना। टू प्रमोट द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिकेसी। न्यूमेरिकेसी ठीक, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने ये बताया, एक और के बारे में बात किया, ये हो गया आपका नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 2024, जिसको उन्होंने नाम दिया आधारशिला। वैसा ही और एक लंबा चौड़ा और एक डेवलप किया उन्होंने, बात किया है, लिखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा। इंग्लिश में बता रहा हूँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था
प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा 2024। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड, क्या है भाई इतना लंबा चौड़ा, चाइल्डहुड एंड नहीं है, स्टिमुलेशन, हाँ स्टिमुलेशन 2024, प्रोत्साहन स्टिमुलेशन 2024, जिसको उन्होंने नाम दिया नवचेतन। क्या नाम दिया? नवचेतन। किसके द्वारा डेवलप किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इनका टारगेट ग्रुप ये था, ये किसके लिए? जो आंगनबाड़ी में कार्य करता है, जो आंगनबाड़ी में कार्य करता है, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी वर्कर्स, और जो केयर गिवर होते हैं, जो बच्चों की आया, बेसिकली हम बोलते हैं कि जो आया का काम करते हैं, जो केयर टेकर्स रहते हैं, उनको स्किल्ड करना, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं स्किल्ड करना, ताकि वो बच्चों को अच्छे से केटर कर सकें। कितने से कितने वर्ष के बच्चे? भैया बर्थ से लेकर 3 साल की अवस्था तक। बर्थ से लेके 3 साल की अवस्था तक। इवन ये नवचेतन में उन्होंने, मतलब ये किसके लिए? इनके लिए है ना, ताकि वो इनको केयर कर सके। बच्चों के लिए नहीं है ये, मतलब बच्चों के लिए अल्टीमेटली, बाकी इनको सिखाया जाएगा। और इन्होंने 36 महीने का एक कैलेंडर भी तैयार किया कि आपको इस 36 महीने में क्या क्या करना है बच्चे के साथ। तो 36 महीने मतलब 3 साल, 12 के 12 दिन 36 महीने, तो 36 महीने का कैलेंडर भी इन्होंने प्रिपेयर किया कि आपको कैसे करना है, क्या क्या एक्टिविटी आपको फॉलो करनी है बच्चे के लिए। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अर्ली एज में जब बच्चा डेवलप होते रहता है, बच्चे का बॉडी डेवलप हो और बच्चे का ब्रेन डेवलप हो अच्छे से। ऑब्जेक्टिव क्या लिख लेंगे? शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए फॉर द डेवलप, ऑब्जेक्टिव लेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बॉडी एंड ब्रेन। ब्रेन। अगला इन्होंने बात किया, लिख लिया था ना उसको कवर। अगला एक इनिशिएटिव के बारे में बात किया उन्होंने, अच्छा खासा भाषण दिया, अच्छा खासा भाषण उसमें लिखा कि भैया धीरे धीरे क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो अब मैन्युफैक्चरिंग वो भी बढ़ रहा है, तो डेवलपिंग नेशंस वो में है, तो इंडिया को जनरेट करना चाहिए, क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। तो क्योंकि चाइना जो है, चाइना का तो वैसे भी लोगों से पंगा है, तो बहुत सारे मैन्युफैक्चर ये सोच रहे हैं कि चाइना ना जाके इंडिया में जाके सेटअप करें, तो इंडिया को डेवलप करना चाहिए। तो वोकेशनल ट्रेनिंग तो देंगे, स्किल ट्रेनिंग तो देंगे, ठीक है, साथ ही साथ,
लेकिन वहाँ पे इन्होंने ये बात की कि वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग के लिए तो हम पहले से कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि बच्चा वो चीज़ें सीखे जो इससे वो समाज में टिक सके। भाई मैं आपको बोल दूंगा आप पढ़ने में अच्छे हो, ठीक है भैया आप टॉप करते हो, सब करते हो। मैं जब स्कूल में था ना, बेसिकली बता रहा हूँ, स्कूल में मैं बच्चों को यही कोशिश करता हूँ कि ये सिखाऊं कि भाई तुम पढ़ लिख के ठीक है तुम अच्छे नंबर ले आओगे, सब ले आओगे, बट तुम्हारा मेंटल थिंकिंग कैसा है, आपके जो सॉफ्ट स्किल, मतलब सॉफ्ट स्किल में क्या आता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका थिंकिंग स्किल, कि आप कैसा सोचते हैं, आपका अवचेतन कैसा है, मतलब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, आप क्या डिसीजन लेते हैं। इसीलिए तो हमारी यूपीएससी में भी एथिक्स एंड इंटीग्रिटी वो जो आखिरी वाला पेपर रखा गया है, वरना इसको तो कोई भी रट के चला जाए कि आपका वो है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो भी डेवलप करना पड़ेगा। मैं बोला तो फिर इतना लंबा चाइना वाइना के झेलाने की क्या जरूरत नहीं, सीधा बोल देते कि सॉफ्ट कम्युनिकेशन। तो उन्होंने सॉफ्ट कम्युनिकेशन का एक स्कीम लिया एक स्टेट के पास से, अब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी अडॉप्ट करने चालू करने वाला, और उस स्कीम का नाम है टिम टिम तारे टिम टिम तारे इनिशिएटिव। मैं भी बोला ये क्या है टिम टिम तारे, टिम टिम तारे इनिशिएटिव। यानी कि वोकेशनल और जो आप इनको कौशल सिखा रहे हैं उससे हटकर बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स पर फोकस करता है। तो कौन कौन से स्किल है, मतलब उनका ये कहना है कि जो बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, वो लाइफ के चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली कर सके, डील कर सके, कॉन्फिडेंटली डील कर सके। कि भाई सब बच्चे के पास देखोगे अब पढ़ने में अच्छा हो लेकिन कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। आप क्या भाई आप पढ़े लिखे हो, मतलब आप टॉपर हो, लेकिन फिर भी कुछ होता है ना, भोंदू है रे भोंदू है ऐसे बोल के बोलते हैं ना, नंबर बस है इसके पास ऐसा वाला। तो इन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि क्या क्या चीज़ें हम डेवलप करना चाहते हैं इसके अंदर। तो लिखते जाएंगे स्टूडेंट फोकस क्या क्या कौन कौन सी स्किल्स पे, स्किल्स का नाम लिखते जाएंगे। पहला क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। सॉफ्ट स्किल पहला क्रिटिकल थिंकिंग, ये बार बार क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। आपके हिसाब से और क्या होना चाहिए सॉफ्ट स्किल में, और क्या आता है, कम्युनिकेशन, यानी कि संचार की शैली, प्रभावी संचार लिखेंगे, प्रभावी संचार, टाइम मैनेजमेंट। आप में से कितने लोग टाइम मैनेजमेंट से जूझते हैं, हाथ उठाएं। मैं भी टाइम मैनेजमेंट से कहीं ना कहीं डील करता हूं। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, अगला सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। पांचवा इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता। क्लियर है, क्लियर है। तो कौन सा इनिशिएटिव जो सॉफ्ट स्किल के बारे में बात करता है, टिम टिम तारे। तमिल में तो और अलग नाम है, कुछ तिंतरे पिंतरे ऐसा कुछ तो नाम है, वही टिम टिम तारे। ठीक है, बताऊंगा तो फिर गाली खाऊंगा मैं, ठीक है। टिम टिम तारे। अब तारों से नीचे आएंगे वापस। अब यहाँ पे हायर एजुकेशन, जो नेक्स्ट इन्होंने सेगमेंट में बात किया इसी में, वो हायर एजुकेशन के बारे में। किसके बारे में, हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा। हायर एजुकेशन में कुछ डेटास दिए, उन्होंने ज़्यादा बात नहीं किया है,
डेटा लिखते जाएंगे हायर एजुकेशन का। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम हैज 4.33 करोड़ स्टूडेंट। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में 4.33 करोड़ छात्र हैं। 4.33 करोड़ स्टूडेंट। लिखेंगे सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हैज बीन इंक्रीज, बढ़कर कितना हो गया 28.4%। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज हो गया है 28.4%। और यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है हायर एजुकेशन में 2035 तक कितना परसेंट, 50%। कितना परसेंट, 50%। क्या होना चाहिए ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। अगला लिखेंगे मेडिकल एजुकेशन यानी कि चिकित्सा शिक्षा में एमबीबीएस सीट्स, एमबीबीएस की जो सीट्स थे फाइनेंशियल ईयर 2019 में 70,012 सीट थे, 70,012 सीट थे, जो इंक्रीज करके क्या कर दिया गया है 1,18,134 कर दिया गया फाइनेंशियल ईयर 25 में। फाइनेंशियल 19 में कितने थे 70,012, जो बढ़कर कितना हो गया है 1,18,137। अच्छी बात है। कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में उन्होंने बताया, लिखते जाएंगे, नोट कर देंगे। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर क्रेडिट ट्रांसफर, पहला लिखेंगे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर क्रेडिट ट्रांसफर, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क क्रेडिट ट्रांसफर के लिए। अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, हिंदी में भी लिखेंगे अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नौकरी से जुड़ी ट्रेनिंग के लिए। दूसरा स्कूल्स में एआई, स्कूलों में एआई, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स भी बनाए गए। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स स्कूलों में एआई, रोबोटिक्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब को भी क्या किया, बनाया गया। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशन। ये सब था हमारे शिक्षा से रिलेटेड मुद्दे। अब अगला जो है हमारा वो है आपका स्वास्थ्य। अगला क्या है हमारा स्वास्थ्य। अगला हमारा क्या है स्वास्थ्य। हेल्थ में लिखेंगे फाइनेंशियल 2029 में नहीं, फाइनेंशियल 2022 में कितना खर्चा हुआ है हेल्थ के सेक्टर में। अभी कितना बताया था मैंने हेल्थ के सेक्टर में, 20 में 32 था, 25 में 6.1 लाख करोड़ हुआ है ना।
इसमें टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो बताया गया था, एस्टिमेट किया गया था फाइनेंशियल 2022 में कि 9,04,461 करोड़ तक जाएगा। 9,04,461 करोड़, जो जीडीपी का 3.8% होगा, जिसमें पर कैपिटा एक्सपेंड बोला गया था कि 6,602 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दो स्कीम्स के बारे में बात किया कि ये एक्सपेंडिचर कम क्यों हुआ, क्यों एक्सपेंडिचर कम क्यों हुआ, मतलब लोगों का एक्सपेंडिचर कम क्यों। ये पूरा टोटल बोल रहा है ना, ये गवर्नमेंट का ही नहीं बता रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, ओनली नॉट गवर्नमेंट का ही नहीं बोल रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ था, फाइनेंशियल एस्टिमेट का गया था 22 में 9,04,461 करोड़। लेकिन ये कम क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द वन स्कीम एंड योजना विच इज नोन एज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या हो गया, वही सोच रहे थे। हाँ, क्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स है, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें पर फैमिली 5 लाख रुपए तक का क्या वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, 5 लाख रुपए तक का। तो पहला क्या इन्होंने इस कितना 5 लाख रुपए का क्या करता है, ये 5 लाख रुपए तक का क्या करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कौन सा स्कीम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसने बेसिकली क्या चीज कम की है, लोगों के जेब से जो पैसे निकलते थे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जिसको बोलते हैं, वो कम किया है। क्या कम किया, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। क्या किया है, कम किया है। और लोगों का तकरीबन 1.25 लाख करोड़ पैसा इस स्कीम ने बचाया है। और ये हमारे कंट्री के बॉटम 40%, जो सबसे वल्नरेबल है, जो सबसे नीचे तबके में रहते हैं, जो नीचे के सबसे जो 40% है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है, फॉर द बॉटम 40%। बॉटम 40%। अब इसमें यह बात क्या है कि प्रधानमंत्री आरोग्य योजना जो है, इसका एक्सपेंशन करने का, विस्तारीकरण करने का, जिसके अंतर्गत क्या होगा, एक्सपेंशन करने क्यों सोच रहे हैं, इसमें ये सोच रहे हैं एक्सपेंशन करके जो 70 साल के वृद्ध हैं, सीनियर सिटीजन है, जो 70 साल से ऊपर है, उनको भी इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाए, जोड़ा जाए। और उनको एक अलग से दूसरा कार्ड मिलेगा। इसमें क्या आयुष्मान कार्ड मिलता है, उनको अलग कार्ड दिया जाएगा, जिसको बोला गया उन्होंने व्यय वंदना कार्ड, व्यय वंदना कार्ड। व्यय वंदना कार्ड, व्यय वंदना कार्ड, ठीक। फिर यहाँ पे दो नए प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने बात किया, ये हो गया आधा। दो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया। पहला तो मेडिकल फ्रॉम द स्काई, मेडिकल फ्रॉम द स्काई, आसमान से औषधि, आसमान से औषधि। बेसिकली इन्होंने बोला एरियल एंजल्स, ये स्कीम इन्होंने बताया, एरियल एंजल लिख लेंगे। अगला ये हो गया, नोट हो गया। हाँ, अगला उन्होंने बताया एरियल एंजल, एरियल एंजल्स मतलब क्या, आसमान की परी नहीं। एरियल एंजल्स इन द सेंस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई,
आसमान से औषधि लिखेंगे, मेडिसिन। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्या किया जाएगा, ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तेलंगाना गवर्नमेंट प्लस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिमोट एरिया में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस हेल्थ नेट ग्लोब, हाँ, प्लस हेल्थ नेट ग्लोबल, ये भी है इसमें शामिल। वही एरियल एंजल मतलब ड्रोन के जरिए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज को कहाँ तक पहुँचाना है, रिमोट एरिया में। जो भी दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जहाँ पर क्या चिकित्सा सहायता नहीं पहुँच पाती, वहाँ ड्रोन के जरिए चिकित्सा सहायता पहुँचाया जाए। मेडिकल हो गया, इंजेक्शंस हो गए, जैब्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या ड्रोन के जरिए। तो इसी में ऐसा ही टाइप का एक और प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है आई ड्रोन प्रोजेक्ट। आई ड्रोन, इसको कौन डेवलप कर रहा है? ICMR, इंडियन काउंसिल क्या है फुल फॉर्म? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। चिकित्सा क्या है हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। लिख लिए आई ड्रोन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा प्रेज किया किसको? AI को, कि ये जो नए टेक्नोलॉजी है वो आपका मेडिकल साइंस के एरिया में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, क्रांति ला रहे हैं। क्या हो रहा है कि AI आधारित जो उपकरण है वो बीमारी को क्या शीघ्र पहचान कर लेते हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है कि जो डिसीज डिटेक्शन है और जो पर्सनलाइज जो ट्रीटमेंट है वो बढ़ गया है। मतलब AI और जो नया टेक्नोलॉजिकल इंट्रोड्यूस हो रहा है आपका मेडिकल साइंस में, उससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है, जिसके कारण भी हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है लोगों का। भाई अर्ली एज में आपको डिटेक्ट हो रहा है तो ज़्यादा अच्छी बात है। वहीं पे इन्होंने फिर एक और बात क्या चाहिए, ये वाला हो गया आपका। उसके बाद इन्होंने बात किया है किसके बारे में? चलो हेल्थ के बारे में बात कर ले। यहाँ पे अब दो ऐसे बेसिक चीज़ों के बारे में बात करें जो आपके हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। पहला तो मेंटल हेल्थ के बारे में उन्होंने बात की। किसके बारे में? मेंटल हेल्थ। क्या समझते हैं मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ से क्या समझते हैं? हाँ, अरे वो तो कोई भी ले सकता है, वो तो उसामा बिन लादेन भी ले लेता है। मेंटल हेल्थ मतलब क्या समझते हैं? मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना। अधिकतर क्या होता है कि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं कि हम मेंटली कितने हेल्दी हैं। मेंटली कितने हेल्दी हैं भाई? अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं तो आपको बहुत सारे परेशानियां होती हैं, जैसे कि सिर दर्द, एंजाइटी, टेंशन, हाँ कि ना, डिप्रेशन, ये सारे मुद्दे भी बने हुए हैं। आप देखोगे न्यूज़ में कभी ना कभी में आते हैं। तो इन्होंने बात किया कि जो वर्क प्लेस और स्कूल में जो बच्चों के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, वर्क प्लेस में लोगों के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, बहुत सारे लोग तो भाई सुसाइड कर लेते हैं वर्क प्रेशर के चलते चलते। तो वो मेंटल हेल्थ को कैसे टेकर करना है, क्योंकि बहुत सारे सुसाइड्स का कारण मेंटल हेल्थ भी होता है ना। वरना अच्छे खासे लोग क्यों सुसाइड करेंगे? मेंटल हेल्थ के कारण, प्रेशर, स्ट्रेस। अगर आप अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था, अगर आप पढ़ोगे कि एक CA स्टूडेंट थी, अभी बहुत बीच में चला था, CA स्टूडेंट थी, वो अच्छे खासे बेंगलुरु में थी, जॉब करती थी, उसका बढ़िया CA हो गया था,
शायद MBA हो गया था। एक्सेंचर बोल के एक बहुत बड़ी कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है, वहाँ वो काम करती थी। उसको वर्क का इतना प्रेशर दिया कि वो वर्क प्रेशर में इतना प्रेशराइज हो गई और उसका डेथ हो गया। फिर उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि उसके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड था, सो नहीं पाती थी रात को, एंजाइटी की प्रॉब्लम आने लगी। किसके कारण? वर्क प्रेशर के कारण। उसके चलते उसका डेथ हो गया। समझ रहे? तो मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे उन्होंने नेशनल टेले मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बात किया। राष्ट्रीय लिख लेंगे, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक नंबर मिलता है, नंबर मैंने लिखा तो नहीं, नंबर एक टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करता है। नंबर है 14416। हालांकि एग्जाम पूछेगा नहीं, लेकिन आप अपने लिए लिख लीजिए, क्या पता कल को आपको ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। 14, अच्छा 14416। हाँ बोल सकते हैं, वो अल्फ़ाबेट के लिए वो है डबल 14416। तो इसमें क्या ये 24/7 टेलीकॉम सर्विसेज है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। आपको जब भी ऐसा लगे कि ऐसा है तो आप कॉल करके क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं कि मेरे को आगे क्या करना चाहिए। दूसरा उन्होंने बात किया इम्पैक्ट ऑन लाइफस्टाइल। दूसरा जो इकोनॉमी सर्वे में उन्होंने बात किया मेंटल हेल्थ के बाद जो एक और हमारे लिए होता है इम्पैक्ट ऑन लाइफस्टाइल चॉइस ऑन हेल्थ। इम्पैक्ट ऑफ लाइफस्टाइल चॉइस ऑन हेल्थ, जिसका अर्थ है हिंदी में हम बोलेंगे जीवन शैली का स्वास्थ्य में प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ लाइफस्टाइल, इम्पैक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑन हेल्थ। जीवन शैली में स्वास्थ्य का प्रभाव। आपको लगता है आप एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं? बेसिकली गवर्नमेंट ये समझ चुकी है कि डे बाय डे इंडिया की बढ़ती हुई आबादी के साथ अब शायद कोई ऐसा घर शायद ही होगा जहाँ पे उस परिवार में किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ना हो। हमारे पड़ोस आसपास हमारे मम्मी पापा होते किसी न किसी को डायबिटीज़, पर डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम होती है। हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बन गए, कैंसर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बन चुके हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये नॉन आपका क्या बोलूँ मैं उसको, जो एक से दूसरे में फैलता नहीं है, हाँ नॉन कम्युनिकेबल गैर संचारित बीमारियां हैं। भाई कम्युनिकेबल डिजीजेस में क्या है कि भाई चिकन पॉक्स किसी का वो चिकन पॉक्स फैल जाएगा, किसी को खांसी है तो वो खांसी फैलने का तो, किसी को कोविड नहीं, अभी नहीं कोविड वापस से नहीं लाना अपने को, वो कम्युनिकेबल डिसीज है, वो एक से दूसरे में फैलता है। लेकिन कैंसर डायबिटीज़ ये कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। हाँ वो इनहेरिटेंस में आ सकता है, जीन्स में आ सकता है, बट वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डाइवर्ट नहीं होता है। तो ये इसमें ये बोला कि हम आजकल क्या कर रहे हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, जो प्रोसेस फूड है वो कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं। घर का दाल चावल ज़्यादा नहीं खा रहे हैं। सर क्या करें सर, टिफ़िन में मेस का खाना अच्छा आया नहीं, आज सब्जी अच्छा नहीं, मैगी बना खा लिए, बाहर खा लिए, जोमेटो कर लिए, जोमेटो में खाना आ रहा हो कैसा आ रहा किसको पता। तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड, कभी कभी क्या चिप्स के पैकेट ले लेते हैं हम लोग,
कुरकुरे खा लेते हैं, मैगी बना के खा लेते हैं, तो उससे हेल्थ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए पहले के लोग दाल चावल खाते थे, गांव के लोग तो दाल भात खा गया राइट। आप बोलते ना कि अगर अरे राइस कंज्यूम कम कर दो तो आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा, बोलते ना रोटी खाओ, ये खाओ, ग्लूटेन फ्री, ये खाओ वो खाओ। गांव में तो भैया बासी पखाल खाएं, चटनी खाएं, तंदुरुस्त हो जाए वाला हिसाब चलता है। वो लोग भाई उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो शक्कर भी कंज्यूम कर रहे हैं, उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल वैसा है ना भाई। वो अगर शक्कर ले भी रहे हैं, चाय में शक्कर ले भी रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं। हम कितना ही फिजिकल वर्क कर रहे हैं, शहरों में कितना ही फिजिकल वर्क कर लोगे आप? वहाँ तो आदमी पसीना बहाता है, यहाँ तो आदमी पैसा पसीना बहाने के लिए पैसा देता है जिम में। मैंने भी दिया जिम में मैंने तो साल भर का दिया ठीक है, क्योंकि आप गांव का लाइफस्टाइल और आपका ये अर्बन लाइफस्टाइल बहुत वो है। तो यहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम के बारे में बात किया, पब्लिक बेस्ड स्क्रीनिंग। पब्लिक बेस्ड स्क्रीनिंग, जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग लिख लेंगे। पब्लिक बेस्ड स्क्रीनिंग यानी कि जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग। ये किस लिए? अरे अल्ट्रा प्रोसेस प्रोसेस करने के लिए, पॉपुलेशन बेस्ड ना, पब्लिक बेस्ड लिख दिया मैं। पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग जो है बेसिकली ये क्या बोलता है, आपका 30 या 30 से अधिक उम्र के लोगों को अपनी स्क्रीनिंग करानी जरूरी है, ताकि क्या पता क्या किया जा सके, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनडीसी, वही नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, एनसीडी, सॉरी एनडीसी नहीं एनसीडी, जो आपके क्या मैंने क्या बोला था, गैर संचारी जो रोग हैं उनका जांच किया जा सके पहले। भाई अगर पहले ही डिटेक्ट कर लें कि भाई तुम डायबिटिक के खतरे में हो, तो वो आदमी अपना क्या थोड़ा सा सेफ्टी सिक्योरिटी ले सकता है, मेजर्स ले सकता है ना। अगर बोल रहा है कोई कि आपको इन फ्यूचर कैंसर हो सकता है, तो वो चीज़ें आप छोड़ दो ना कि जिससे आपको कैंसर हो सकता है। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, गवर्नमेंट बोल रहा है, पैकेट में लिखा है, लेकिन फिर भी धुआं धुआं दिल्ली बना देंगे ठीक है। मदिरापान, धूम्रपान और तंबाकू सेवन के लिए हानिकारक है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द हेल्थ, व्हाट दे टॉक अबाउट इन द इकोनॉमी सर्वे। हेल्थ के बारे में आप इनसे ले लेना, एज अ रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है भाई। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के कारण क्या हो रहा है? वेट गेन हो रहा है, बच्चों में ओबिसिटी आने लगी है, ओबिसिटी आने लगी है, मोटापा कारण है। वो बच्चे को देखो कि नहीं देखे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है लस्सी पी रहा है। तो उस एज में आपके अंदर ओबिसिटी है, मतलब बच्चे के साथ हेल्थ अच्छा नहीं है उसका, मतलब भाई बच्चे का क्या फ्यूचर में जाके, आजकल बच्चे क्या प्री डायबिटिक निकल रहे हैं भाई। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि भाई अच्छे खासे 15, 16, 17 साल की उम्र में उनको डायबिटीज निकल जा रहा है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, खा रहे हैं कुछ भी अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, उसके कारण क्या ब्लड सर्कुलेशन क्या वो थिक हो जा रहा है, फ्लो नहीं हो पाता है, हार्ट अटैक, बहुत सारे हार्ट अटैक तो इस कारण से भी आ रहे हैं, हेल्दी फूड नहीं ले रहे। तो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम दिस यूपीएससी प्रिपरेशन यू शुड आल्सो फोकस ऑन योर हेल्थ। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहला हमने बात कर लिया था किसके बारे में, शिक्षा के बारे में। दूसरा हमने बात किया किसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। तीसरा हम बात करने जा रहे हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी कि रूरल इकोनॉमी। हेडिंग डालेंगे रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इसी के अंदर है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इसमें बस डेटा ही गया, सीधी सी बात बताए कि भाई रूरल इकोनॉमी धीरे धीरे क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, डेवलप हो रही है, उसके बारे में उन्होंने लिखना चालू किया है। लिखते जाएंगे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के पहले, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण
अवसंरचनाएं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर लिखते जाएंगे। पहला पॉइंट, पीएम आवास योजना ग्रामीण, ब्रैकेट में ग्रामीण लिखेंगे ना, पीएम आवास योजना ग्रामीण 4.3 करोड़ घर बनाए गए। 3.4 करोड़ हाउस वर बिल्ड फॉर रूरल पुअर पीपल। दूसरा लिखेंगे आपका जल जीवन मिशन, अगला आपका जल जीवन मिशन JJM लिखेंगे, उसमें 12 करोड़ ग्रामीण घरों में नल जल के कनेक्शन दिए गए। प्रोवाइडेड द टैप वाटर इन 12 करोड़ रूरल हाउस होल्ड। अगला लिखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए अराउंड 7 लाख किलोमीटर रोड्स वेर बिल्ट, 7 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई गई। रूरल वेलफेयर यानी कि ग्रामीण कल्याण के लिए लिखेंगे, अगला इसी में ही दूसरा रूरल वेलफेयर। पहला स्कीम का नाम लिखेंगे भाई, पहले स्कीम का नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना। फिर आगे लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये फ्लैगशिप पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, दीनदयाल अंत्योदय योजना। उसके बाद वही हमारा MG नरेगा टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना। ठीक, और लिखेंगे 10 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 1 लाख स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्त किया गया। Empowering 10 crore rural women via 81 lakh सेल्फ हेल्प ग्रुप। और आखिरी में लिख लेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हैव इम्प्रूव द रूरल कंजम्पशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने ग्रामीण उपभोग में सुधार लाया है। क्लियर? क्लियर? This is all about the social sector that we discuss. Now another one we have to complete. सीधी सी बात है, इसमें भी थोड़ा डेटा होगा, लेकिन पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट हमारे देश के लिए क्यों ज़रूरी है। भाई हमको तो रोज़गार चाहिए सर, हमको तो रोज़गार चाहिए, है ना। तो अगला जो चैप्टर है, मैं दोनों चैप्टर को क्लब करके बता रहा हूँ, क्योंकि जो आखिरी चैप्टर है वो उतना बड़ा है नहीं, उसमें कुछ ज़्यादा दिया है नहीं, बस उसमें वही चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है। हम ज़्यादा फोकस करेंगे चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 को मैं क्लब करना चाहूँगा यहाँ पे।
और यहाँ पे बेसिकली कंबाइंडली जो ठीक है, चैप्टर नंबर 12 जो बोलता है, नाम है उसका एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, रोजगार एवं, लिख लेंगे, लिख लीजिए चैप्टर नंबर 12, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, रोजगार एवं कौशल विकास। यहाँ पे थोड़ा सा समझने का है कि पीरियोडिक लेबर जो फोर्स सर्वे जो होता है, उसने ये बताया कि धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में क्या हो रहा है, कमी आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसमें क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो भारत है, इन्होंने ये रिपोर्ट में बताया कि भारत 2014 में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 2024 में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हाँ कि ना। और उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि 2026 में क्या हो जाएगा, ये 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी 2026 में। तो इसमें सबसे बड़ा रोल क्या है कि अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो धीरे धीरे हमको ये समझना पड़ेगा जो हमारी डेमोग्राफी है, इसके पीछे सबसे बड़ा रोल किसका है, डेमोग्राफी का। ये क्या हुआ है, ये इम्प्रूव हुआ है, डेमोग्राफी हमारी इम्प्रूव हुई है। यहाँ पे इन्होंने बात किया है कि जो डेमोग्राफी डिविडेंड है, यानी जनसांख्यिकीय लाभांश, जनसांख्यिकीय लाभांश, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारा इम्प्रूव हुआ है। इन्होंने बताया जो 10 से लेकर 24 साल के आयु वर्ग है वो पूरी जनसंख्या का 26% है। 10 से लेकर 24 साल का जो आयु वर्ग है, सोचो बस 10 से लेकर 24 साल का आयु वर्ग है जो जिसको हमको डेवलप करना है आने वाले टाइम में, क्योंकि पूरा आने वाले टाइम में हम डेवलप करेंगे, तो क्या है वो 26% है, उसके ऊपर फोकस करना है। और ये भी देखा गया कि जो डिपेंडेंसी रेशियो है, यानी कि जो निर्भरता दर है, डिपेंडेंसी रेशियो मीन्स व्हाट, कि मतलब आप कितने आश्रित हैं। अभी मान के चलिए आप लोग बेरोजगार हैं, तब आप आश्रित किस पे हैं, पापा पे। मम्मी किस पे आश्रित है, पापा पे। आपके भाई बहन किस पे आश्रित होंगे, पापा पे। दादा दादी किस पे आश्रित होंगे, पापा पे। चाचा चाचा काम वाम कर रहे होंगे तो वो डिपेंडेंट नहीं है। तो धीरे धीरे ये देखा गया कि लोग एम्प्लॉयड होते जा रहे हैं। पहले डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा थी, घर में कमाने वाला 1 खाने वाले 10 होता था ना, घर में कमाने वाला 1 खाने वाले 10। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि डिपेंडेंसी रेशियो कम हो रहा है। 2011 में लिख लेंगे, 2011 में जहाँ डिपेंडेंसी रेशियो 64.6% थी, वो 2021 में 55.7% रह गई। हम्म, 2011 में 64.6। और 2021 में 55.7। हालांकि देखा गया कि चलो ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का रेट आप बढ़ा रहे हो, बट गलती कहाँ हो रही है कि आप क्वालिटी ऑफ जॉब नहीं दे पा रहे हो। जो आपकी जॉब की क्वालिटी है वो वैसी नहीं है, जो नौकरियों की गुणवत्ता है वो कम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बोला द क्वालिटी ऑफ जॉब इज नॉट लाइक दैट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन द फ्यूचर। तो अगर क्वालिटी ऑफ जॉब हमको बढ़ाना है, चलिए अभी बताइए, क्वालिटी ऑफ जॉब बढ़ाना है तो फोकस एरिया क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, स्किल के ऊपर, और ठीक है, स्किल डेवलपमेंट बोल सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। जैसा उद्योगों की मांग होगी
वैसा स्किल हम दे, वैसा कौशल लोगों को क्या करें, प्रोवाइड करें एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑफ इंडस्ट्री। जैसा डिमांड होगा वैसा स्किल दे दूं। फोकस एरिया इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोकस करना पड़ेगा फॉर्मलाइजेशन में। फॉर्मलाइजेशन मतलब आपका, हाँ, औपचारिकरण। पहली बात तो बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग को ये क्या फॉर्मलाइज किए नहीं अभी तक क्या हमने, उनका औपचारिकरण करेंगे। दूसरा, फोकस ऑन डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमी डिजिटलाइज होते जा रही है, तो फोकस ऑन डिजिटल इकोनॉमी। फोकस ऑन ग्रीन जॉब, हरित कार्य पर, हरित नौकरियां उन पर। और फोकस करना चाहिए किस पे, वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, महिला कार्यबल की क्या सहभागिता। तभी आप अपने क्वालिटी ऑफ जॉब को इंप्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ जॉब को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। भाई अब एआई का जमाना आ गया, अभी भी आप ना टाइपिंग पे ही अटके हुए हैं। रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है ना, इसी में मैं दूसरा चैप्टर भी कवर कर रहा हूँ एआई वाला, वो आप उसको धीरे धीरे हम लोग करते जाएंगे। अब डेटा लिखते जाएंगे, अगला है डेटा लिखने के बारे आगे। समझ गए कि जॉब का क्या है, कैसा चल रहा है सिनेरियो, क्या रिक्वायरमेंट है हमारा आगे इन द फ्यूचर। इकोनॉमी सर्वे क्या सजेस्ट कर रहा है भारत को कि भाई तुम क्या कर सकते हो आने वाले टाइम में। अब यहाँ पे थोड़ा उन्होंने डेटा दिया कि स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो आपका रोजगार की स्थिति है, यानी कि जो रोजगार की स्थिति है उसके बारे में डिस्कस किया है। तो हम भी वही डिस्कस करेंगे, रोजगार की स्थिति, स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहले देखेंगे सेक्टर वाइज, क्या कंट्रीब्यूशन है सेक्टर वाइज, ठीक है। वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, सेक्टर वाइज, क्षेत्रीय वार। सबसे पहले एग्रीकल्चर, कितना परसेंट वर्कफोर्स है, अभी लिखाया था 46.1%, जो 2017-18 में कितना था 44.1% था। ज़्यादा हुआ, बढ़ा है, बढ़ा है। ये फाइनेंशियल ईयर वही है ना, हाँ ठीक है। 44.1% से 46.1% आ गया। कोई डाउट? 50% लग रहा है क्या, ज़्यादा था क्या सर, कम? हाँ, क्यों बढ़ा है अब समझ में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखेंगे, टू 2017 एंड 2014, 2017-18 में कितना था 12.1%, जो घटकर कितना हो गया 11.8%। अरे 14 लिखा हूँ क्या, भारी भारी पीछे लग गया मैं तो। ठीक, मैं तो वापस से अपने स्कूल के दिनों पहुंच गया। सर्विस सेक्टर में लिखेंगे, अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि क्यों बढ़ा है। सर्विस सेक्टर में 2017, 2024, 2017 31.1%,
और आपका 2024 में 29.7%। ये ट्रेंड ऊपर दिखा, ये ट्रेंड गिरता दिखा, ये ट्रेंड भी गिरता दिखा। There is an employment shift of these two sectors in this one. अगर आप कोविड के टाइम में देखोगे तो लोगों ने क्या बोला कि बाहर कमाने से अच्छा कि हम घर गांव में खेती कर लें। बहुत लोग जो कोरोना के टाइम में वापस आए, उन्होंने इसमें बताया, इकोनॉमिक सर भी ये बोला कि जो कोविड के टाइम में जो लोग वापस आए, जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे या सेवा क्षेत्र में काम करते थे, वो वापस लौट के काम करने गए ही नहीं, लौट के वापस। समझ रहे हो? उन्होंने बोला कि शहर का बिरयानी से अच्छा है हमारे गांव का दाल रोटी। आप देखोगे कि कोरोना के टाइम में कितना दिक्कतें गई लोगों को, तो ये ट्रांजिशन आपको इसमें दिख रहा होगा। यहाँ पे अब इसके बाद देखेंगे, ये क्या आपका सेक्टर वाइज था, इसी में पॉइंट 2 लिखेंगे, रोल इन फीमेल, राइज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR लिखेंगे। महिला श्रम बल भागीदारी दर, महिला श्रम बल भागीदारी दर, गवर्नमेंट इन राइज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, फीमेल लेबर फोर्स वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। क्या लगता है, बड़ा होगा घटा होगा? कॉन्फिडेंट लिखेंगे। 2017 में 23.3%, 2017 और 18 में 23.3%, 2023 और 2024 में ये बढ़कर कितना हो गया, 41.7%। मतलब बढ़ा है, इंक्रीज है, लगभग डबल पार्टिसिपेशन, इंप्रूव हुआ है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं रूरल एरिया में, यानी कि जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार करती हैं उसमें भी वृद्धि हुआ है। स्वरोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में लिखेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। 2017 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ लिख देता हूँ पहले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यही 2017 और आपका 2018 और 2023 और 2024 यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। पहले जहाँ पर 19% था वो बढ़कर 31% हो गया। कितना हो गया? बढ़कर 31% हो गया रूरल एरिया में। रूरल एरिया में देखिए, इसे बता रहा हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आप ना तो गवर्नमेंट की तरफ से काम कर रहे हैं, ठीक है, ना आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, अपने चलो स्वरोजगार से आप क्या समझते हैं? आप सोचो क्या सोचते हैं? तो वो क्या रोजगार कहलाएगा? हाँ, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज कहलाएगा। एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत सारे डिफरेंशिएशन है, एक है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, एक है अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। भाई जो दिहाड़ी करता है वो भी रोजगार कहलाता है, बट वो अनऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज मतलब एम्प्लॉयमेंट के भी टाइप्स मैंने बताए थे ना, एम्प्लॉयमेंट के भी टाइप्स। कुछ लोग एम्प्लॉयड है लेकिन अपने स्किल्ड के इक्विवेलेंट नहीं है, वो अंडर वैल्यूड है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। जिनको दैनिक दिहाड़ी मिल रहा है वो क्या? इर्रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, मैंने बताया था ना।
तो वैसे ही जो खुद से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है वो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, बट वो अनऑर्गेनाइज कहलाएगा। गेटिंग इट? तो इसके पीछे इन्होंने 3 रीजन दिए कि क्या होगा। अब आप समझ जाएंगे, 3 रीजन दिए थे, मतलब 3 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बताया जिसने वुमेन वर्कफोर्स को बढ़ाया, वुमेन वर्कफोर्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया। पहले लिखेंगे वही दीनदयाल अंत्योदय योजना, वही नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आप इसको ना शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे DAYNRLM, क्योंकि उसके द्वारा क्या हुआ, औरतों को स्किल किया गया, उनको क्रेडिट सपोर्ट भी दिया गया। और दूसरा लिखेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लगभग 70% वुमेन्स को इससे बेनिफिट मिला, लोन और लोन मिला माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, जो छोटे छोटे वो हैं आपके छोटे सूक्ष्म उद्यमी हैं, उनको क्या मिला, ऋण मिला। फिर स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, इसमें एक डेटा उन्होंने दिया कि 149 महिला स्टार्टअप्स को 149 महिला स्टार्टअप को 149 वुमेन स्टार्टअप्स had been funded by 3,107 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 3,107 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 3,107 करोड़ का निवेश उनके ऊपर किया गया। क्लियर है? क्लियर है? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमी सर्वे में इसके बाद उन्होंने ये बात की कि जो जॉब क्रिएशन है वो गवर्नमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, रोजगार का सृजन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, नौकरियों को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया, क्या क्या उनका क्या दिशा है, उनका क्या कार्य कर रहे हैं नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए। तो लिख लेंगे नौकरियों को के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में कार्य, एक्शन टुवर्ड एनहांस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉब क्रिएशन। पहला लेबर कोड रिफॉर्म, श्रम संहिता में सुधार। श्रम संहिता में सुधार। तो यहां पर उन्होंने क्या किया कि 29 जो एग्जिस्टिंग लॉज थे, 29 लॉज थे, नियम थे, उनको कम करके 4 लॉज ही ला दिए, मतलब डीरेगुलेट किए, 4 लॉज में उनको वो कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, यानी कि 29 मौजूदा कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया। 4 कोड्स, नाम लिखते जाएंगे। 29 से कितना हो गया, 29 से 4 हो गया, ठीक है। लिखते जाएंगे। पहला कोड ऑन वेज, कोड ऑन वेज, वेतन संहिता। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा संहिता। अगला लिखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड्स, औद्योगिक संबंध संहिता। अगला लिखेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता। वर्किंग कंडीशन कोड, कार्य स्थितियां संहिता। कई राज्यों में इसको लागू कर दिया गया है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति लिखेंगे, कार्य परिस्थिति संहिता।
स्थितियां ठीक है, परिस्थितियां ठीक है। ये तो हो गया आपका लेबर कोड रिफॉर्म, लेबर जो कोड है वो रिफॉर्म करके। एम्प्लॉयमेंट थ्रू डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से रोजगार कैसे बढ़ा सकते हैं, डिजिटल इकोनॉमी, थ्रू द डिजिटल इकोनॉमी। लिखेंगे पहला, सॉरी, गिग इकोनॉमी, पॉइंट नंबर 1, गिग इकोनॉमी, गिग अर्थव्यवस्था। क्रिएटिंग अ फ्लेक्सिबल जॉब अपॉर्चुनिटी, गिग इकोनॉमी क्रिएटिंग फ्लेक्सिबल जॉब अपॉर्चुनिटी। गिग अर्थव्यवस्था लचीले रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है, जैसे ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ये सब क्या गिग इकोनॉमी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, यूपीआई एंड डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, यूपीआई एंड डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव गिग इकोनॉमी। आपका क्या होगा, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। जैसे यूपीआई, ये क्या कर रहा है, फाइनेंशियली इंक्लूसिविटी ला रहा है। क्या ला रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वित्तीय समावेश और उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है। अब ग्रीन वर्कफोर्स, हरित कार्यबल, क्या हरित कार्यबल। 2030 तक भारत का यह लक्ष्य है कि 500 गीगावाट, जो 500 गीगावाट है वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को अचीव करेंगे। कब तक, 2030 तक। इट इज एम ऑफ इंडिया टू जनरेट अराउंड 500 गीगावाट्स renewable energy capacity by 2030, which will generate thousands of job, जिसमें हजारों नौकरियां पैदा होंगी। फिर अगला लिखेंगे, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। क्लीन एनर्जी यानी कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार बढ़ाएगा। इट विल क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी इन द एरिया ऑफ क्लीन एनर्जी, जहां पर 19,744 करोड़ का निवेश किया गया है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अगला जो डिस्कशन यहाँ पे समझ गए कि क्या क्या एक्शन ले रहे हैं गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर कुछ सजेशन दिया है आपका किसने, इकोनॉमी सर्वे ने, किसके लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इसमें ने उन्होंने अपस्केलिंग, रीस्केलिंग और न्यू स्केलिंग, अपस्केलिंग, रीस्केलिंग, न्यू स्केलिंग बात किया। अपस्केलिंग, न्यू स्केल, अपस्केलिंग यानी कि अगर आपको
स्केलिंग, रीस्केलिंग और न्यू स्केलिंग के बारे में उन्होंने बात किया। अगर हम इसको आप समझना चाहो तो ऐसा समझ सकते हो कि एक क्रिकेटर है, ठीक है, क्रिकेटर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन उसको बोला जा रहा है कि तू अपना अपना स्किल बढ़ा, अप स्किल कर, ताकि तेरे को हम क्या करें, ओपनर उतार सके। तो अप स्किल करो खुद को, ठीक है, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी आ रही नहीं है तो अपने बैटिंग फॉर्मेट को क्या करो, चेंज करो, ठीक है। अग्रेसिव होकर खेलता है तो आउट हो जाता है, डिफेंसिव खेल, रीस्केलिंग। हाँ, मैंने देखा कि तू टेस्ट और वनडे में अच्छा खेल रहा है, अब तू किस में खेल, T20 में भी खेल के देख। तो क्या, न्यू स्केलिंग। समझ में आ गया? एग्जाम्पल बहुत घटिया था लेकिन समझ में आने के लिए अच्छा था। हाँ, रीस्केलिंग मतलब ये समझो कि आप कुछ कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को आप कर रहे हैं लेकिन उस कार्य से जो आपको जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बेटर नहीं आ रहे हैं, तो अब अपने कार्यों को चेंज करें। जैसे कि मान के चलो आप एडिटिंग करना चाह रहे हो, ठीक है, आप एडिटिंग किस में करोगे, जनरली किस में करोगे, चलो मान के चलो आप एडिटिंग कर रहे हो कैनवा में, कैनवा से आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई तू एडिटिंग कर, लेकिन तू अब एक काम कर, कैनवा तेरे को अगर वो उससे वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा ना, तो तू फोटोशॉप, एडोबी फोटोशॉप में आ जा। समझ कर, उसको रीस्केल कर रहे हैं, उसी चीज को रीस्केल कर रहे हैं। क्रिकेट में ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई तू क्रिकेट खेल रहा है तो अटैकिंग खेल रहा है तो चक्का चक्का मार रहा है लेकिन आउट हो जा रहा है, डिफेंसिव खेल, अपने को चेंज कर, वो होगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं आया तो ना, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास क्यों जरूरी है, हिंदी में भी यही लिखेंगे ना, अप स्केलिंग, रीस्केलिंग, न्यू स्केलिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो आने वाले 2030 में इसमें बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत को 2030 तक 2030 तक लगभग 7.85 मिलियन, 7.85 मिलियन नॉन फार्म, गैर कृषि जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे। गैर कृषि, नॉन फार्म, समझ गए? नॉन फार्म मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होंगे, जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे। और उसमें भी 75% जो न्यू जॉब होंगे उनको टेक्निकल स्किल आना जरूरी है, टेक्निकल कौशल आना जरूरी है, विच हाईलाइट द नीड ऑफ अपस्किलिंग। इसमें भी 75% जो वर्कफोर्स होगा उसको क्या क्या टेक्निकल स्किल आना जरूरी है। क्योंकि आने वाला फ्यूचर चेंज होने वाला है, उसमें डिमांड चेंज होने वाली है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कैसे उसको केटर करेंगे। तो इसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया जो स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं। लिखते जाएंगे, स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन, कौशल भारत मिशन। अगला लिखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगला लिखेंगे संकल्प। क्या लिखेंगे? अगला लिखेंगे संकल्प, इंग्लिश में भी लिखेंगे संकल्प, एब्रीवेशन है, इसका फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको। इंग्लिश में लिखेंगे, पहले इंग्लिश में लिखेंगे स्किल एक्विजिशन, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर
स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, लाइवलीहुड प्रमोशन हिंदी में लिखेंगे आजीविका संवर्धन, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता, कौशल अधिग्रहण एवं और ज्ञान जागरूकता, क्या होगा ये आपका संकल्प, ये हमने संकल्प ठाना है। और अगला लिखेंगे ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल, तो आप यहां पे समझ जाइए कि इंटरनेशनली जो है अब धीरे धीरे जो लेबर्स हैं यानी कि जो श्रमिक हैं यहाँ पे लेबर मोबिलिटी है वो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज के साथ क्या किया है, लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट्स किए हैं। इसमें एग्जांपल दिया जैसे इंडिया और जर्मनी के बीच में मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है जो अपॉर्चुनिटी देता है स्किल वर्कर्स को जर्मनी में। तो ये भाई अगर आपके लेबर्स स्किल्ड होंगे तो उनके लिए बाहर के मार्केट भी खुले हैं, वहां जाके भी वो क्या कर सकते हैं, रोजगार सृजन कर सकते हैं। क्लियर, रोजगार सृजन कर सकते हैं। अब रही बात लास्ट चैप्टर की यानी कि चैप्टर नंबर 13, इसमें बस मैं आपको समझा देता हूं। इसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की गई है, इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, इसको छोटा सा डिस्कस कर लेता हूँ और मैं इसको इसमें क्या लिखाने वाला काम है वही चैलेंजर्स ये, तो मैं सर को इसके नोट्स भेज दूंगा, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों बायलैंग्वेज में करके मैं इसको भेज दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ डेटा वेटा दिया नहीं, ये आखिरी में एक जोड़ा गया है, ये बोला गया है कि ये जो आने वाला टाइम है एआई का वो लेबर्स के लिए कैसा है, आप बताओ। इसमें बोला क्राइसिस एंड कैटलिस्ट, क्राइसिस मतलब आपदा भी है और कैटलिस्ट मतलब अवसर भी है, कैसे, तो आप बताओ, चलिए आप लोग बताइए। ठीक है, और ठीक, तो आप ये चीज समझने की कोशिश करिए कि जो एआई है वो एक प्रभाव भी डालेगा और कहीं ना कहीं अवसर भी पैदा करेगा। कम समय के लिए हमको ये लगेगा कि भाई अभी ये तो बहुत खराब हो रहा है कि भाई लोगों को जॉब जा रहा है, जॉब है, लेकिन हम लंबे टाइम के लिए देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए अब मैं एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ कि हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर एआई आ रहा है, एआई हमारे लेबर फोर्स यानी कि हमारे ह्यूमंस के वर्किंग वो पे अगर इम्पैक्ट कर रहा है तो इसको हम कहाँ से सीखें। हम जनरली किससे सीखते हैं, जनरली हम सीखते कहाँ से, बड़ों से, क्योंकि उनके पास क्या होता है, पास्ट एक्सपीरियंस है ना। पास्ट एक्सपीरियंस मतलब इतिहास से हम सीखते हैं। किससे सीखते हैं, इतिहास से हम सीखते हैं। तो आप याद करिए पहले सारी चीजें मैनुअली होती थी, मानव के द्वारा की जाती थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, लेकिन क्या वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जॉब बहुत लोगों को गंवाने पे फोर्स किया, कहीं ना कहीं उसने जॉब और क्रिएट भी किया, हाँ कि ना, उसने जॉब क्रिएट भी किया, हाँ कि ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का आप हेल्प ले सकते हैं। दूसरा, जब डिजिटलाइजेशन हुआ, जब हमने हमारे फैक्ट्रीज में रोबोट्स को इंट्रोड्यूस किया, रोबोट्स को इंट्रोड्यूस किया है ना, तो वहां भी लोगों को क्या हुआ, जॉब गया मैकेनाइजेशन के कारण, लेकिन कहीं ना कहीं नए टाइप का जॉब क्रिएट होने लगा जो मशीन्स को कैटर कर सके। चलिए उतना भी छोड़िए, एक एग्जांपल ये समझते हैं कि पहले हमारे पास
कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ रिसोर्स से जब हम नॉन कन्वेक्शनल में आए, जब गैर जैविक में आए, हमने क्या हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो आपका ये डैम से जो हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट करना चालू किए, तब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की इंपॉर्टेंस बढ़ी ना, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो इसमें अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा है कि ठीक है, फॉर टाइम बिंग इट विल लुक लाइक दैट इट इज डिस्ट्रॉइंग द एम्प्लॉयमेंट, बट लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे। अब देखिए एआई तो आ गया, बहुत सारे लोगों को नौकरी खा जाएगा, जैसे कंप्यूटर भी नया नया आया था, बहुत सारे लोगों को नौकरी खा गया था। लेकिन जो लोग कंप्यूटर चलाना सीख रहे थे, जिनको कंप्यूटर, जो कंप्यूटर मैकेनिक है, जो कंप्यूटर इंजीनियर है, उनके लिए तो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी। मतलब अब जॉब का जो दायरा है, मतलब जॉब का जो प्रोस्पेक्ट है वो चेंज हो रहा है, समय के साथ जॉब का नेचर भी चेंज हो रहा है। मतलब आप ये समझे कि आज के कार्य की तासीर अलग थी, अब आने वाले समय में कार्य की तासीर अलग हो जाएगी, सीधी सी बात है, हाँ कि ना? तो आपको वैसे समय के साथ आपके अपने लेबर फोर्स को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, एआई के साथ आपको उसको इंड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, एआई के कारण बहुत सारी चीजें थी कि आपका वो हो जाएगा, लेकिन जो एआई इंजीनियर होंगे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने ये बोला है कि आईएमएफ जो है, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन बोला है आईएमएफ का, उसको मैं मेंशन करना चाहूंगा। स्टार्टिंग में इन्होंने बोला, आईएमएफ ने बोला है कि जो आने वाले जो टाइम है, इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उनके ऊपर ज्यादा रिस्क है, क्योंकि वो लोग प्रिपेयर नहीं है इस चेंज के लिए। भाई हम लोग कहाँ प्रिपेयर हैं एआई के लिए? आप बताओ कहाँ है? हमारे को, हमको बस शिक्षा पढ़ाया कहाँ गया? अभी जाके आप देखोगे, पहले हम कंप्यूटर साइंस पढ़ते थे स्कूल के टाइम में, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे तो कंप्यूटर साइंस बोलते थे, लेकिन अभी सीबीएसई में वो कंप्यूटर साइंस को हटा के एआई बोला जा रहा है बच्चों को, एआई का क्लास, कंप्यूटर साइंस नहीं एआई। तो अब धीरे धीरे चेंज करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो स्किल है, ठीक है आप सिखाओ, लेकिन आप इस एआई के दौर के हिसाब से भी उनको स्किल करो। लेकिन हम देखेंगे तो हम बहुत पीछे हैं, इकोनॉमिक्स से पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि हम बहुत पीछे हैं, दैट इज ट्रू कि हम बहुत पीछे हैं। कि भाई यहाँ पे आपका जो चैट जीपीटी आप यूज करते हैं, चैट जीपीटी कौन सी कंपनी चैट जीपीटी बनाया है? ओपन एआई। ओपन एआई प्रिडिक्ट करता है, क्या बोलता है कि आने वाले टाइम में वर्कर्स नहीं रहेंगे, एआई वर्कर्स आएंगे। मतलब वर्कर्स आएंगे लेकिन एआई वर्कर्स आएंगे, तो ये चीज को समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं इसमें दिया है, इसमें बस ये डिस्कशन किया है उन्होंने कि चैलेंजेस क्या है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या इनिशिएटिव हो सकते हैं और क्या उनको रिकमेंडेशन दिए हैं। तो इसका मैं आपको क्या बना के दे दूंगा, एक पीडीएफ बना के आपको ट्रांसफर कर दूंगा, तो आप उस चैलेंजेस उस सबको आप एक बार पढ़ लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? इकोनॉमी सर्वे, ये चीज़ें 13 चैप्टर, हमने 13 चैप्टर में पूरे इकोनॉमी सर्वे के एक एक चीज़ को डील कर लिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन सारी चीज़ों को अपने आंसर्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ मैंने स्टार मार्क्स कहा है, या फिर आप भी न्यूज़ में अगर जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार, उनको आप स्टार मार्क करके चलिए, क्योंकि उनके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। क्लियर? अब अगला जो क्लास होगा वो बजट के बारे में होगा। बजट का स्केड्यूल सर बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे आप लोगों को कि कितने क्लासेस में होगा, क्योंकि मैंने उसको अभी डिफाइन नहीं किया, शायद उसमें भी 4 से 5 क्लासेस लगेंगे, एक एक सेक्शन बांट के हम बात करेंगे बजट में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है? इकोनॉमी सर्वे से कोई भी रिलेटेड कोई सा भी आपको दिक्कत डाउट हो तो बाद में आप क्वेरी कर लेंगे। ठीक है? थैंक यू।